नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज एक फिर दवाई लेके आपके सामने हाजिर हूं, जो है ड्रोसेरा रोटेंडीफोलिया। और अभी हम देख रहे हैं पोस्ट वायरल कफ बहुत पेशेंट को देखने को मिल रहा है कि वायरल के बाद खांसी जा ही नहीं रही है। और ड्रोसेरा खांसी की बहुत अच्छी दवाई के बारे में के नाम से जानी जाती है, ड्रोसेरा रोटेंडीफोलिया, और बहुत फ्रिक्वेंटली यूज मेडिसिन है ड्रोसेरा। तो आज हम देखेंगे कि ड्रोसेरा के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है, और ये जो AIPGT या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा लेक्चर होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रोसेरा रोटेंडीफोलिया और उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स देखते हैं। जो कॉमन नेम है वो संडी है, ड्रोसेरी फैमिली से बिलोंग करती है। मदर टिंचर जो है एक्टिव फ्रेश प्लांट से मदर टिंचर इसका बनाया जाता है। अगर हम थ्रोट की बात करें तो थ्रोट में बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स दिया हुआ है, वो है क्लैर्जीमेंस, सोर throat with rough scraping, dry sensation deep in the fuses, wise hoarse and deep, toneless and cracked, require exertions to speak। अगर हम इसमें ORMT में देखें क्लैर्जीमेंस और थ्रोट को लेके, अगर हम स्पेसिफिकली देखें जो पादरी लोग हुआ करते थे क्लैर्जीमेंस, जो कि पादरी बोले तो जो कहना चाहिए जो मस्जिद में अजान देते हैं या जो आवाज़ का बहुत ज़्यादा जिनका उपयोग होता है उसे हम पादरी बोलते हैं। तो क्लैर्जीमेंस बोलते हैं हम इनको। और क्लैर्जीमेंस पादरी, पुरोहित, फादर जो होते हैं चर्च में, मस्जिद में, या फिर जो लोग पुरोहित होते हैं जो पूजा पाठ करवाते रहते हैं, जिनका आवाज का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो सोर थ्रोट विथ रफ स्क्रैपिंग, ड्राई सेंसेशन डीप इन द फ्यूजेस, वाइज हॉर्स, डीप एंड टोनलेस एंड क्रेक्ड, फटी फटी आवाज इनकी आती है, हॉर्सनेस होती है। और सोर थ्रोट रिक्वायर एक्सर्शंस टू स्पीक। यहीं पे कंपैरिजन ORMT का है। ORMT में लिखा हुआ क्लैर्जीमेंस सोर थ्रोट, वाइज हॉर्स, अनसर्टेन, अनकंट्रोलेबल, चेंजिंग कंटिन्यूअसली वर्ड्स फ्रॉम टॉकिंग एंड स्पीकिंग और सिंगिंग, या ओरिएटर या सिंगर्स या एक्टर। क्या लिखा हुआ है? बोलने से आवाज में परिवर्तन होता है और चेंजेबल है, कभी कंट्रोल लेती है कभी अनकंट्रोल लेती है, अनसर्टन है और वाइस हॉर्स है। और कब? फ्रॉम टॉकिंग, स्पीकिंग और सिंगिंग। और ओरिएटर्स मतलब जो टीचर्स होते हैं या फिर जो कहीं ना कहीं कोई लेक्चर्स देते रहते हैं, या सिंगर्स या एक्टर में ORMT में हमें देखने को मिलता है। अगर हम रेस्पिरेटरी की बात करें, जो कि मैं बता चुका हूं कि पोस्ट वायरल कफ या खांसी किसी भी तरह की, बट अगर इसके सिम्टम्स मिल रहे हैं तो इससे अच्छी कोई दवाई नहीं हो सकती। और हनीमन ने कहा है कि अगर इसके सिम्टम्स मिल रहे हैं तो एक सिंगल डोज भी काम करता है। whooping cough with violent paroxysm which follow each other rapidly is scarcely able to get breathe। खांसी इतनी ज़्यादा लगातार चलती है कि उसको मौका ही नहीं मिलता, बीच में गैप ही नहीं होती कि पेशेंट सांस ले पाए, और बहुत डिफिकल्टी होती है सांस लेने में। आगे लिखा हुआ wakes at 6 to 7 AM and does not cease coughing until a large quantity of tenacious mucus is raised। सुबह 6 से 7 के बीच में कंटिन्यूअस खांसी चलती है, और तब तक चलती है जब तक कि वो खांस के उसका कफ निकल ना जाए, बाहर ना आ जाए। और ये दवाई है कोकस कैक्टाई। प्रोफ्यूज एपिस्टेक्सिस ड्यूरिंग एवरी पैरोक्सिज्म, इंडियम और माइन्यूट गन कफ ड्यूरिंग द डे एंड होपिंग एट नाइट। माइन्यूट गन थोड़ा कफ के स्पेल आते रहते हैं डे टाइम में, होपिंग कफ होता है नाइट में, कोरेलियम रूब्रम में, जिसको माइन्यूट गन कफ हम बोलते हैं। तो ये कोकस कैक्टाई, इंडियम और कोरेलियम से सिमिलैरिटी है सिम्टम्स में। और कैसे डिफरेंशिएट होता है, एक सुबह 6 से 7 बजे कंटिन्यूस खांसता रहता है जब तक कि कफ बहुत सारा ना निकल जाए कोकस कैक्टाई में, और एपिस्टेक्सिस के साथ होता है एवरी पैरोक्सिज्म में, इंडियम में, और माइन्यूट गन कफ ड्यूरिंग द डे टाइम एंड होपिंग कफ एट नाइट, कोरेलियम रूब्रम में। अगर हम डीप सिम्टम्स देखें ड्रोसेरा के, तो डीप साउंडिंग हॉर्स कफ, बार्किंग कफ, जो कि वर्बस्कम में भी देखने को मिलता है, एग्रावेशन आधी रात के बाद, आफ्टर मिडनाइट, ड्यूरिंग और आफ्टर मीजल्स, स्पाज्मोडिक कफ विथ गैगिंग, रीचिंग एंड वोमिटिंग, जो कि ब्राइनियन कैलिकार्प से सिम्टम्स मैच होते हैं। देखिए किस तरीके का कफ है कि पेशेंट गैग करने लगता है, उल्टी जैसा होता है, जिसको हम हुबड़ के आना बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, गैगिंग, रीचिंग एंड वोमिटिंग, जो कि हमें ड्राइनेस में भी देखने को मिलता है। इतनी ज्यादा ड्राइनेस कि पेशेंट खांसते खांसते उल्टी जैसा रेचिंग या हुबड़ के जैसे उसको आने लगते हैं और उल्टी हो भी जाती है
ऐसे पेशेंट अभी हम वायरल में देख भी रहेंगे, खांसी कंटिन्यूस चल रही है और खो खो करने वाली खांसी चल रही है और साथ में इतनी ज़्यादा चलती है कि ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगी और कभी कभार उल्टी हो भी जाती है। तो हम ड्रोसेरा को डिफरेंशिएट करेंगे ब्राइनिया एंड कैलीकार्प से। तो ब्राइनिया लिखा हुआ है कफ ड्राई स्पैस्मोडिक with gagging and vomiting, यहाँ पे भी gagging, retching and vomiting, with stitches in the side of the chest with headache, यहाँ पे stitching और headache के साथ कफ है। headache as if head would fly to pieces, aggravation after eating, drinking, entering a warm room and deep inspiration। अगर हम कैलीकार्प की बात करें तो कफ कैसा है, ड्राई है, यहाँ पे भी ड्राई है, ब्राइनिया में भी ड्राई है और ये ड्रोसेरा में भी ड्राई है। Dry paroxysmal loose and viscid mucus or pus which must be swallowed, spasmodic थोड़ा सा डिस्चार्ज हो सकता है, जबकि कैलीकार्प में येलोइश ग्रीनिश के साथ भी लिखा हुआ जैसा कि बाइक्रो में है। Spasmodic gagging and vomiting of ingesta, यहाँ पे जो खाया है वो खांसते खांसते उल्टी के साथ पेशेंट ऐसा बताता है कि डॉक्टर साहब इतनी खांसी चलती, सूखी चलती, थोड़ा सा कफ निकलता है, कभी कभार खांसते खांसते जो खाया है उसकी उल्टी भी हो जाती है। फ्रॉम इंजेस्टा हार्ड वाइट, इंजेस्टा की वोमिटिंग ऑफ इंजेस्टा और कैसा डिस्चार्ज, हार्ड वाइट और स्मोकी मासेस फ्लाई फ्रॉम थ्रोट व्हेन कफिंग। हार्ड वाइट स्मोकी की पार्टिकल जब वो खांसता है तो इसे कफ बाहर आ जाता है खांसते खांसते, ये कैरेक्टरिस्टिक है कैलीकार्प का। इसी तरीके का आगे लिखा हुआ है, हमने आगे और कंपैरिजन कर लिया, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है पर हम कर लेते हैं। स्पैस्मोडिक कफ स्मॉल लम्प्स ऑफ म्यूकस फ्लाई फ्रॉम माउथ व्हेन कफिंग, खांसता है तो मुंह से फ्लाई होता है म्यूकस और वो दवाई है चिलिडोनियम। और यहाँ पे भी स्मोकी मासेस लिखा हुआ, जब उसको देखते हैं तो एकदम व्हाइट हार्ड सा मटेरियल निकलता है कैलीकार्प में और चिलिडोनियम में माउथ से लम्प्स ऑफ म्यूकस निकलते हैं स्मॉल स्मॉल। अगर हम आगे बात करें, दवाई दे रखी है बडाइगा, जो कि उसका सिम्टम्स हमें मिला बोरिक में लिखा हुआ cough aggravation afternoon and relieved by warm room and the mucus flies out of mouth and nostril, नाक और मुंह दोनों से निकलता है बडाइगा में और चिलिडोनियम में सिर्फ माउथ से निकलता है। अगर हम आगे बात करें ड्रोसेरा की ही, तो ड्रोसेरा में लिखा कॉन्स्टेंट टिटिलेटिंग कफ इन चिल्ड्रन, बच्चों में लगातार गले में खुजली या फिर इरिटेशन के साथ कफ आता है। और कब आता है वो, As soon as head touches the pillow at night, रात को जैसे ही वो सोने जाता है और सोने की कोशिश करता है, सिर ऐसे लिखा हुआ बट यहाँ पे लाइंग डाउन हम लेंगे, आगे दिया हुआ भी है। नॉक्टर्नल कफ ड्राई, आगे हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो हायोसाइमस से है। हायोसाइमस में लिखा है कफ ड्राई नॉक्टर्नल स्पैस्मोडिक एग्रावेशन व्हेन लाइंग डाउन, देखिए लाइंग डाउन वहां पे भी है। एज सून एज हेड टचेस द पिलो, अगर पिलो नहीं लगाएगा तो नहीं होगा क्या, वैसा नहीं है, लाइंग डाउन से एग्रावेशन। उसकी फीलिंग को समझिए पेशेंट सिम्टम्स की, कि सिम्टम्स क्यों लिखा गया ऐसा, वहां पे बता दिया कि जैसे ही वो सोने जाता है और तकिए पे सिर रखता है, बट अब हमें हर जगह तकिया नहीं ढूंढना है, लाइंग डाउन से एग्रावेशन है, स्पेशली एट नाइट। एग्रावेशन by lying down and relieved by sitting up, aggravation at night after eating, drinking and talking and singing, हायोसाइमस। बात करने से, खाने से, पीने से और गाना गाने से भी यहाँ पे कफ में एग्रावेशन है हायोसाइमस में। अगर हम आगे बात करें कफ एग्रावेशन, यहाँ पे एग्रावेशन था लाइंग डाउन से, अगर लाइंग डाउन से रिलीफ हो तो कौन सी मेडिसिन लगी, वो है मैग्नेमम मैक्ट। यहाँ पे लाइंग डाउन से एग्रावेशन है ड्रोसेरा और हायोसाइमस में, और लाइंग डाउन से रिलीफ होता है, जबकि कफ लाइंग डाउन से रिलीफ नहीं होना चाहिए। लाइंग डाउन में कफ बढ़ता ही, कॉमन मॉडलिटीज है ये, बट अगर रिलीफ हो तो मैग्नम मेट स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखा हुआ है। अगर हम रूमेक्स का कंपैरिजन देखें तो ड्राई इंसिसेंट फटीगिंग कफ एग्रावेशंस फ्रॉम चेंजिंग एयर और रूम और इवनिंग में आफ्टर लाइंग डाउन एग्रावेशन, रूमेक्स में भी लाइंग डाउन टचिंग और प्रेसिंग द थ्रोट पीट, ये बहुत स्पेसिफिक लिखा होगा, जैसे उसके गले को टच करेंगे तो पेशेंट को कफिंग रिफ्लेक्स होगा। लाइंग ऑन लेफ्ट साइड से बढ़ता है कफ फ्रॉम स्लाइटेस्ट इनहेलेशन ऑफ द कोल्ड एयर, थोड़ी सी भी ठंडी हवा, ये ठंडी चीजें खाने से। कवरिंग द हेड विद बेड क्लॉथ्स टू मेक एयर वार्मर लिटिल और नो एक्सपेक्टोरेशन रूमेक्स में। तो रूमेक्स में स्पेसिफिक कोल्ड एयर इनहेलेशन से स्पेसिफिक लिखा हुआ है, लाइंग डाउन से भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी लाइंग डाउन से लिखा, बट दोनों में डिफरेंस,
यहाँ पे लाइंग डाउन एग्रावेशन, वहां पे भी लाइंग डाउन एग्रावेशन, बट यहाँ पे कोल्ड एयर, चेंज ऑफ वेदर या इवनिंग को लेके कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं दिया है, तो रोमेक्स को हमें ध्यान रखना। नॉक्टर्नल कफ, रात को होने वाला। यंग पर्सन इन थाइसिस, टीबी के केसेस में रात को जो होता है। और किस तरीके का एक्सपेक्टेशन, ब्लडी और प्यूरिलेंट स्पोटा कफ, एग्रावेशन बाय वार्म, ड्रिंकिंग, सिंगिंग, laughing and weeping and lying down and after midnight. After midnight lying down, weeping, laughing, हंसता है, बोलता है, सोता है, ये lying down में कफ एग्रावेट। अगर हम ड्यूरिंग कफ देखें तो वोमिटिंग ऑफ वाटर एंड म्यूकस एंड ऑफन ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, जो हमें इंडियन में देखा है, एंड माउथ। अगर हम आगे इसमें कफ को लेके सिम्टम्स देखें, क्या लिखा हुआ, वोमिटिंग ऑफ वाटर, म्यूकस एंड ऑफन ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड माउथ। इसमें कंपेयर अगर हम करें तो कफ रिलीव्ड बाय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, यहाँ पे पानी पीने से मतलब पानी पीने की वोमिटिंग ऑफ द वाटर है, जबकि यहाँ पे पानी पीने से रिलीव जो हो रहा है क्यूप्रम एंड कॉस्टिकम। एंड कफ एग्रावेशन बाय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर व स्पोंजिया, ठंडा पानी पीने से स्पोंजिया को बढ़ता है, क्यूप्रम एंड कॉस्टिकम को पानी पीने से रिलीफ होता है। और सेंसेशन ऑफ फीवर इन लेरिंग्स एंड एक्साइटिंग कफ, ऐसा लगता है कि थ्रोट में कुछ है, फीवर लाइक या कुछ है जिसकी वजह से कफ, ये कफिंग रिफ्लेक्स आता है। डिजीज, रेस्पिरेटरी में डिजीज प्रिवेलिंग ड्यूरिंग एपिडेमिक पर्ट्यूसिस, constriction and crowding in larynx, hoarseness and yellow or green sputa, laryngeal thysis following whooping cough, bronchial catra के बाद अगर whooping cough है तो coccus cacti। Relation, complementary to nux vomica, nux vomica को complement करती, follows well after sambucus, sulfur and veratrum, is followed by calcarea, pulse and sulfur। Compare sina, Coryllium rubrum जो कि हम कर का है, क्यूप्रम हम कर का है, एपिगोगन सैम्बिकस है। इन स्पाज्मोडिक often relieves the constant distressing night cough and tuberculosis। आगे स्पेसिफिक नोट्स हनीमैन के, क्या लिखते हैं डॉक्टर हनीमैन इन मटेरिया मेडिका प्यूरा, 1 single dose of 30 potency is sufficient to cure the entirely epidemic whooping cough. The cure takes place surely between the 7 and 8 days. Never give a second dose immediately after the first. It would not only prevent the good effect of the farmer but would be injurious। हनीमैन ने कहा कि अगर सिम्टम्स मैच करते हैं whooping cough एपिडेमिक में तो 30 पोटेंसी का सिंगल डोज भी काम करता है, और द क्योर टेक्स प्लेस श्योरली बिटवीन द 7 to 8 days, 7 से 8 दिन के बाद ही उसका रिजल्ट देखने को हमें मिलता है। तो ये पेशेंस का मैटर है, ये ऑब्जर्वेशंस का मैटर है, ये एक्सपीरियंस का मैटर है। तो ये आप ध्यान रखिए, डॉक्टर हनीमैन ने ड्रोसेरा में क्या कहा मटेरिया मेडिका प्यूरा में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी मेडिसिन ड्रोसेरा रोटेंडिफोलिया, ये आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और keep watching my channel and please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.